Hello everyone, welcome to EC Humanities. This is the third part of the chapter Challenges of Nation Building. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। सेकंड, प्रिंसली स्टेट्स जो अपने इंटरनल मैटर्स में थोड़ा ऑटोनॉमी एंजॉय तो करते थे लेकिन ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को एक्सेप्ट करते थे। यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दैट इज प्रिंसली स्टेट्स यूज्ड टू कवर 1/3 ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और यहाँ हर चौथा इंडियन रहता था। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि उनका पैरामाउंटेंसी का कंट्रोल लैप्स हो जाएगा, मतलब कि 565 प्रिंसली स्टेट्स लीगली इंडिपेंडेंट हो जाती। ये स्टेट्स के रूलर्स डिसाइड करते कि वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और शॉकिंग बात ये थी कि ये डिसीजन लोगों की बजाय रूलर्स के हाथ में था। ट्रेवनकोर और हैदराबाद जैसे रूलर्स ने इंडिपेंडेंस को अनाउंस किया और नवाब भोपाल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपोज करना शुरू कर दिया। ये क्लियर था कि अगर ये स्टेट्स अलग हो जाती तो इंडिया और ज़्यादा फ्रेगमेंट हो जाता। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट ने फर्म और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए। सरदार पटेल जो उस वक्त डिप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक और फर्म नेगोशिएशन से ज़्यादा स्टेट्स को कन्विंस किया कि वो इंडिया का हिस्सा बने। फॉर इंस्टेंस, उड़ीसा में 26 स्टेट्स और सौराष्ट्र रीजन में 119 स्मॉल स्टेट्स को मैनेज करना एक मैसिव टास्क था। गवर्नमेंट की अप्रोच मेनली 3 फैक्टर्स पर बेस्ड थी। पहला, मोस्ट लोगों का इंक्लिनेशन था इंडिया का पार्ट बनने का। सेकेंड, रीजन्स को ऑटोनॉमी देने में फ्लेक्सिबिलिटी। एंड थर्ड, पार्टीशन के बाद इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्रीज कंसोलिडेट करना। 15 अगस्त 1947 से पहले ज़्यादा स्टेट्स पीसफुली इंडिया के साथ आ गए और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर का इंटीग्रेशन चैलेंजिंग रहा। जूनागढ़ का इशू एक प्लेबिसाइट के थ्रू सॉल्व हुआ। कश्मीर का इशू आगे आने वाले चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे, पर अब हम हैदराबाद और मणिपुर के केसेस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की, जो सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था और पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों का हिस्सा कभी हैदराबाद स्टेट था। हैदराबाद के रूलर निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और उन्होंने हैदराबाद के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहा था। नवंबर 1947 में निज़ाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिससे 1 साल का टाइम मिला नेगोशिएशंस के लिए। लेकिन तब तक हैदराबाद में लोगों का निज़ाम के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हो चुका था। तेलंगाना रीजन के फार्मर्स जो निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के शिकार थे, इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। औरतें भी थी जो ऑपरेशन का सबसे बुरा असर झेल रही थी, बड़े नंबर्स में जुड़ गई। हैदराबाद टाउन इस मूवमेंट का नर्व सेंटर था और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इसके फोरफ्रंट में थे। निज़ाम ने इस अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रज़ाकर्स को डिप्लॉय किया। इनकी एट्रोसिटीज़ और कम्युनल नेचर हद से ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। लोगों को मारना, जख्मी करना, लूटना और रेप करना कॉमन था और इनका मेन फोकस नॉन मुस्लिम्स पर था। इस सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी हैदराबाद में मूव इन हुई और कुछ दिनों की फाइटिंग के बाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया। ये इवेंट हैदराबाद के इंडिया में असेशन का टर्निंग पॉइंट बना। तो अब बारी है मणिपुर के इंडिया के साथ मर्जर की। इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले महाराजा बोधा चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, जिसमें मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने का अश्योरेंस दिया गया। जून 1948 में पब्लिक प्रेशर के चलते इलेक्शंस कंडक्ट हुए और ये इंडिया का पहला रीजन था जहां यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोट हुआ। इसके बाद मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में मर्जर पर शार्प डिफरेंसेस थे। स्टेट कांग्रेस ने सपोर्ट किया पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रही थी। फाइनली सितंबर 1914 में महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया और मणिपुर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया।